नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। जैसा कि हम लोग शख्सियत खास में आपको रूबरू कराते हैं उन खास शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे आयाम हासिल कर रखे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ में एक खास मेहमान हैं अभिजात मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। शख्सियत खास में सर सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत है सर। धन्यवाद। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो आपने एक शुरुआत की अपने जीवन काल की, बहुत सारे अनुभवों के साथ में आपने गटनायक पद सरस्वती शिशु मंदिर से शुरुआत किया, जो कक्षा 4 में आपने शिक्षारत रहते हुए पद पाया और फिर जिम्मेदारियों का निर्वहन करते चले आ रहे हैं और आज राष्ट्रीय स्तर तक आपने जो अनुभव अपने अर्जित किए उनको हम चाहेंगे कि जी न्यूज़ के जो दर्शक हैं उनसे साझा करें। जी, जैसा कि आपका प्रश्न है कि शुरुआती दौर से और अब तक का जो सफ़र रहा है संगठन का, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा दीक्षा जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से हुई। और शिशु मंदिर में जब मैं पढ़ता था और कक्षा 4 में था, चतुर्थ क्लास में था, उस समय मैं सबसे पहला जो दायित्व या जिम्मेदारी जो मिली थी वो मुझे गटनायक की मिली थी। उसके बाद मुख्य शिक्षक हुआ, शाखा कार्यवाह हुआ, नगर का शारीरिक प्रमुख हुआ, नगर कार्यवाह हुआ, तमाम दायित्वों को लेते हुए फिर उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया और भारतीय जनता पार्टी में नगर का उपाध्यक्ष, फिर नगर का अध्यक्ष, फिर भारतीय जनता पार्टी का नगर का महामंत्री और उसके बाद में युवा मोर्चे का फिर से प्रदेश का महामंत्री बना, फिर उसके उपरांत जो है राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चे का बना। तो इन तमाम जिम्मेदारियों को जैसा संगठन ने निर्देश दिया, आदेश दिया, उन आदेशों का पालन करता रहा और निष्ठा के साथ में संगठन का कार्य करता रहा। सर जैसे कि आपने बताया सरस्वती शिशु मंदिर, जिसको आज के समय में जैसे कि कहा जाता है मदरसों से निर्माण किया जाता है आतंकवादियों का, उसी प्रकार से अभी कुछ टिप्पणियां इस तरीके से की गई कि सरस्वती शिशु मंदिर जो है वहाँ से भगवाधारी आतंकवादियों का निर्माण करके देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरस्वती शिशु मंदिर में भारतीय संस्कृति को लेकर के बहुत ही जोर दिया जाता है और अपने संस्कारों को और अपनी संस्कृति के बारे में हमें बचपन से ही जो है बताया जाता है और वो संस्कार डाले जाते हैं। जैसे कि भारत माता की जय बोलना हम लोगों ने जो है अपनी संघ की शाखाओं में और शिशु मंदिर में ही सीखा। देश पहले होना चाहिए, ये हम लोगों ने वहीं पर सीखा। और जो भी इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं कि शिशु मंदिरों को जो है बताते हैं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देशद्रोही वहाँ पर जो है वातावरण होता है, तो ये सब मूर्खों की बातें हैं, वो सब प्रचंड मूर्ख हैं। और सरस्वती शिशु मंदिर जैसा विद्यालय दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बचपन में वहाँ पर तमाम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए श्लोकों का मंत्रोच्चारण भी हो करके ही तब हमारी शिक्षा दीक्षा, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, मतलब संपूर्ण विश्व की शांति के लिए, सुख शांति के लिए कामना करने के बाद ही हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू होती है। सरस्वती वंदना से होती है कि हमें जिस प्रकार का माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मुझे वर दीजिए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और दुनिया की सुख शांति के लिए हम अपने आप को उस योग्य बना पाएँ, उसका आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जहाँ पर सभी के कल्याण की कामना की जाती हो और बच्चों में ऐसे संस्कार दिए जाते हों कि हम अपने पहले तो देश के लिए और अपने पूरे संपूर्ण विश्व की सुख शांति की समृद्धि के लिए अपने आप को किस योग्य बना करके और हम पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें, तो इस प्रकार के जहाँ संस्कार दिए जाते हों वहाँ के लिए इस तरीके की अनर्गल बातें करने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने मानसिक इलाज कराएं, क्योंकि उनको वास्तव में ज़रूरत है। सर आरएसएस को जैसे आप शुरुआत से ही जुड़े रहे हैं, आरएसएस को भी मतलब बताया जाता है कि वो क्या है, उसका एक मतलब भ्रांति लोगों ने फैला रखी है। उसका एक वास्तविक स्वरूप हम चाहेंगे कि आप इतने समय से जुड़े रहें तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में एक बहुत पवित्र संगठन है। देश की आज़ादी जब हुई और बंटवारा हुआ उस दौरान, तो जितने लोग वहाँ से पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आ रहे थे उन सबको सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए, उनकी मदद के लिए जो हाथ बढ़े वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे।
आप ये सोचिए कि 26 जनवरी की जो परेड हुई थी उसमें नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो उसमें परेड में शामिल हो, इसके लिए नेहरू जी ने कहा था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे दुनिया में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। कहीं पर भी बाढ़ आती हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, कहीं कोरोना जैसी बीमारी हो, आपको सबसे पहले जो आगे बढ़ करके जो समाज के लिए सब कुछ अपनी जान की परवाह किए बगैर जो कदम बढ़ते हैं, जो हाथ बढ़ते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के होते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाज को ताकत देने वाला एक संगठन है, लोगों की मदद करने वाला संगठन है, लोगों के अंदर ऐसे संस्कारों को देने वाला कि वो सभी को सहयोग करने की स्थिति में हर स्वयंसेवक रहे। कोई भी कमज़ोर हो, कोई भी गरीब हो, कोई पिछड़ा हो, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए, उन सबके सहारा बनने के लिए जो सबसे पहले हाथ बढ़ते हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के होते हैं। अच्छा सर, इसमें धारा जो 370 एक दौर वो था जब 2018 में आप पर हमला हुआ था, तब उसकी असुरक्षित जो जीवन कोई भी जाता था वहाँ पर हमले हो जाते थे और बड़ा मतलब डरावना माहौल रहता था वहाँ का। आज धारा 370 हटा ली गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस प्रकार से कुचक्र चल रहा था कश्मीर घाटी से हिंदू विहीन घाटी बनाने का, जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय पूरे देश में जिस प्रकार से वहाँ से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, पूरे देश के अंदर एक आवाज़ किसी भी कांग्रेसी पार्टी की नहीं उठी। उन कश्मीरी हिंदुओं को जिस प्रकार से बलात्कार रूप से वहाँ से भगाया गया, तमाम वहाँ पर माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया, तमाम छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप के सामने कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं होती थीं और देश में भारतीय जनता पार्टी, या जिसे उस समय जनसंघ कहा जा सकता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा किसी भी संगठन ने उस पर आवाज़ बुलंद नहीं करी। और हम लोगों का तभी से निर्णय बना हुआ है कि इस जो धारा 370 जो लगी हुई थी इसको हटाना है। ये बहुत ही प्राथमिकता के रूप में था और उस धारा 370 को हटाया गया, उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया। और आज धारा 370 हटने के बाद पूरे देश के लिए कश्मीर के दोनों भुजाएं खुली हुई हैं कि कोई भी वहाँ जा सकता है, कोई भी अपनी उस ज़मीन पर कश्मीर की घाटी पर जा कर के अपना घर ले सकता है, अपना कारोबार कर सकता है, जैसे कि पूरे देश में है। तो ये धारा 370 एक तरीके से एक अभिशाप थी, जिस अभिशाप को मुक्त कराया है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने। वो अपने आप में अतुलनीय है। बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि धारा 370 तो हट नहीं सकती, कोई हटा नहीं सकता, और चुटकी बजा करके ये काम कर दिया गया। अच्छा, राजनीतिक दल ये भी कहते हैं जो विरोधी स्वर में आज दिखाई देते हैं कि पहले विधानसभा वहाँ की जो थी उसको भंग कर दिया गया, फिर वहाँ पर किसी तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और फिर धारा 370 हटा दी गई। लेकिन पाकिस्तान के जो इमरान खान है उन्होंने हर एक देश से मदद मांगी कि धारा 370 बहाल कराई जाए। उसी स्वर में राजनीतिक दल जो भारत के हैं वो भी उसी मतलब सुर में सुर मिलाते दिखाई देते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों को जो कुछ करना हो वो करें, उनको किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा है। यह लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसमें अपनी आवाज़ को उठाया जा सकता है। तो ये जो भी आवाज़ उठाने वाले हैं उठाए जाएं, खूब उठाएं, दम भर लगा करके उठाएं। लेकिन धारा 370 हट चुकी है, अब वो दोबारा वहाँ लग नहीं सकती। अब तो उसके आगे की बात करिए। जो गुलाम कश्मीर जिसे कहा जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, अब तो उस पर हम वापस कब्जा लेने की स्थिति में आ रहे हैं। भगवान चाहेगा कि जल्द से जल्द जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हम भारत में पुनः मिलाएंगे। सर, अभी अगर हम बात कर लेते हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक दौर वो था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है विपक्ष में बैठ करके भी अगर कोई चीज़ सही है तो कोई नीति आती थी या कोई रक्षा से संबंधित जो मतलब फैसले लिए जाते थे तो उनका समर्थन करते दिखाई देते थे। लेकिन आज का समय ये है कि राफेल जैसी मतलब मिसाइल वगैरह खरीदी जाती है सुरक्षा को दृष्टिकोण रखते हुए, तो वहाँ पर उसका विरोध किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उनको लिया जाता है तो उस पर विरोध होता है।
अभी जल शक्ति जो है वहाँ पर मंत्रालय, उस पर भी 30,000 करोड़ का जो संजय सिंह जो आप पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी है जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी किया, जिस पर मानहानि का भी मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो उस पर क्या कहेंगे कि जो विरोधी स्वर उठ रहे हैं, इस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है घोटाले को लेकर के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। दूसरी बात, इन लोगों के पास में जो भी विपक्षी हैं, दल हैं, जिनको आरोप लगाना ही है, उनके पास कोई आरोप मिलता नहीं है। तो तमाम प्रकार के फर्जी टाइप के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, निराधार आरोप लगाते रहते हैं, और कहीं पर भी वो सिद्ध नहीं कर सकते, कहीं पर कोई कह नहीं सकता। और दरअसल ये सब भयभीत इस कारण से है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जिस प्रकार से जनता ने हाथों हाथ लिया है और अपना नेता नरेंद्र भाई मोदी जी को माना है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी माना है, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन करके उभर के सामने आई है। करोड़ों करोड़ों लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जिस प्रकार से आया है, इन सभी कारणों से विपक्षी दल एकदम भयभीत हैं, क्योंकि इनकी जो प्रामाणिकता थी, जो इन लोगों के तमाम घोटाले रहे हैं, कांग्रेस समय में रहा हो या तमाम प्रदेशों में, जैसे भारतीय यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, जिस प्रकार से लूट और घसोट इन लोगों ने की, वो आप सभी के सामने हैं। तो और दूसरी बात आपने कही आम आदमी पार्टी की, तो उनके बारे में भी बता दूं कि इनकी नींव में ही ये तो वो कम्युनिस्ट है ना, जो तो बंदूक के दम पर जो है शासन को पाना चाहते हैं, हत्याओं के दम पर। ये पूरी तरीके से नक्सलाइड हैं, और इन लोगों ने अपना थोड़ा रूप बदल लिया है। इन्होंने देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इनको लगा कि थोड़ा सा राष्ट्रवाद हमको अंदर लाना पड़ेगा, नहीं देश की जनता का विश्वास नहीं हमको मिलेगा। तो भारत माता की जय के नारे भी लगाने लगे, वंदे मातरम भी कहने लगे। अब तो अयोध्या में जाके भगवान राम के मंदिर के दर्शन भी करना शुरू किया है। लेकिन जनता सब समझती है, और इन सब के ये ठगावे वाले जो आवरण इन लोगों ने ओढ़ रखे हैं, जनता इनको ठीक से जानती है, इनकी असलियत को जानती है, और ये अपने किसी भी कुचक्र में सफल नहीं होंगे। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ में है। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी माई का लाल, कोई भी पार्टी हो, वो कहीं पर भी डिगमगा नहीं सकती है। सर, आपने अभी जिक्र किया अयोध्या का। अयोध्या की बात करें तो लोग कहते हैं कि जो चंदा चोर जैसे नारे लगाए गए, जब राम मंदिर नहीं बन रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, फैसला नहीं हुआ था, तब कहते थे कि बीजेपी है तो केवल वादे करती है लेकिन निभाती नहीं। आज उसके पक्ष में जब ऑर्डर आ गया कि वहाँ पे राम मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, तो आज की डेट में विरोधी कहते हैं चंदा चोर जैसे नारे लगते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चोरों को सब चोरे नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मंदिर का निर्माण होता है तो उसमें सभी का सहयोग होता है, और यहाँ पर मंदिर बनना है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, और वो दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन रहा है। और वो मंदिर जिसमें 500 साल तक लगातार संघर्ष किया गया, इतने लाखों लोगों ने अपने जीवन के बलिदान दिए, उस भव्य राम मंदिर को बनाने के लिए देश और पूरी दुनिया से लोगों ने आगे बढ़ करके उस मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग किया। और ये सब देख करके भी इनको जो है भय लगता है, तो उस पर अनर्गल आरोप लगाने का उसमें भी कुचक्र शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये सब अपना जिनको भी चिल्लाना है, जिनको भी कुछ भी कहना है, वो कहने दीजिए, उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपनी असलियत को जो है समय समय पर लाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार के घोटाले हुए, जिस प्रकार की लूट हुई, वो पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया ने उन पर थूका है। तो यहाँ पर तो राम मंदिर बनना है, और जैसे मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता ने भी अपनी जो भी हमारी शक्ति थी, यथाशक्ति थी, अपना भी हम लोगों ने सहयोग किया, तमाम इष्ट मित्रों के साथ में उसमें सहयोग कराया। और हमें पूरे विश्वास के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा एक एक पैसा भगवान राम के उस भव्य मंदिर के निर्माण में बहुत ही सदुपयोग तरीके से वहाँ पर लग रहा है।
सर, ये नरेंद्र गिरी जी की जो अभी हाल में ही हत्या हुई, और साथ में मनीष गुप्ता जी जो गोरखपुर में जो मतलब हत्या कर दी जाती है पुलिसकर्मियों के द्वारा, जिस पर भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि उनकी वाइफ का कहना है कि मुझे योगी जी के जो न्याय प्रणाली है उस पर पूरा विश्वास है। उन्होंने पूरा विश्वास दिखाते हुए कहा है कि जो भी योगी जी करेंगे, एक बड़े भाई होने के नाते सब चीज़ें करें, और उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की, तो वो भी उन्होंने पत्र लिख करके उसकी सिफारिश की है। लेकिन जो राजनीतिकरण है वहाँ पर जा करके राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और इसमें सबसे ज़्यादा मर्दन अगर किसी का किया गया है तो वो है जो उत्तर प्रदेश के जिसके नाम से पूरी दुनिया में भय और आक्रांता का जो माहौल बनाते थे यहाँ के अपराधी, उन अपराधियों का मर्दन किया गया है। उनके तमाम जो गलत तरीके से कमाई हुई संपत्तियां थीं, जो लोगों को डरा धमका के पैसा लेके अपनी संपत्तियां बनाई गई थी, उन सारी संपत्तियों को डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको नष्ट किया गया है। तमाम अपराधी जो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, या तो वो एनकाउंटर के तहत मारे गए हैं, या उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं, या उत्तर प्रदेश की जेलों में सड़ रहे हैं। अपराध कोई भी करेगा उसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो माफ़ करने का कहीं पर भी कारक नहीं बनेगा, उसको पूरी तरीके से नष्ट किया ही जाएगा। और बात आप जो कह रहे हैं, हमारे ये अपने जो गुप्ता जी की हत्या हुई है, इनमें जो भी शामिल हैं उनको दंडित किया जाने वाला है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उनको जहाँ तक का जिस प्रकार का उन्होंने अपराध किया है वो अक्षम अपराध है, उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अभी पिछले 4.5 साल अपराधियों को नष्ट करने में और उनके इस प्रकार की संपत्तियों को नष्ट करने में लगाया गया है, तो ये जो अपराध हुआ है ये भी माफ़ नहीं किया जाएगा। उन पर कठोर कार्रवाई शुरू हो गई है। सर, 2022 चुनाव आने हैं, इस बार जो चेहरा है योगी जी का एक रहा है, क्या कोई नया चेहरा होगा जनता के सामने, या फिर योगी ही जी पुनः है जो मतलब सीएम पद के उम्मीदवार होंगे उसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और भविष्य में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वही मुख्यमंत्री पुनः होंगे। और बहुत अच्छा शासन जिस प्रकार से चला है, ये ज़रूर रहा है कि कोरोना काल के कारण थोड़ा हमारी जो विकास यात्रा थी ये 1.5 साल जो है थोड़ा सा स्लो पड़ी थी, लेकिन जैसे ही अभी कोरोना से मुक्ति पाया है उस विकास के पथ पर बहुत तेज़ी से काम फिर से शुरू हो गया। कोरोना काल को देखते हुए क्या कुछ संघर्ष और क्या कुछ जो मतलब कठिनाइयाँ थीं जो उस दौर में है जो मतलब देखी गई? कुछ लोग तो उसमें, योगी जी तो है जो जब कोरोना से ग्रसित थे उस समय भी मीटिंग कर रहे थे, बैठक वगैरह में है जो शामिल थे, लेकिन कुछ लोग ट्वीट कर रहे थे, तभी भी उस चीज़ को मतलब किस तरीके से आप देखते हैं वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना काल में अपने प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने दुनिया में एक आदर्श प्रस्तुत किया और इतनी तेज़ी से उसको कंट्रोल किया गया, तमाम प्रकार के, हालांकि मैं इसमें तमाम उन संगठनों को भी जो भी चाहे वो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो या तमाम और भी जो स्वयंसेवी संगठन रहे हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों के सहयोग के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लोगों की मदद करी, तो उन सब का भी मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि जब भी हमारे देश में कोई भी आपदा आती है तो यह समाज आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, लोगों की मदद करता है। लेकिन ऐसे आपदा के समय में कुछ पार्टियां सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करती रहीं, सड़क पर उतर के किसी एक की मदद नहीं करी, खाली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। मैंने देखा अपने इसी कोरोना काल में कि कुछ ऐसे लोग थे जो एक गली मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, आपस में अपने अपने पास से जो भी कुछ धन इकट्ठा किया और लोगों की मदद के लिए उतर गए। मतलब एक सामान्य नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को मानते हुए लोगों की मदद के लिए बढ़ा, लेकिन ये तमाम राजनीतिक दल ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करने का काम करते रहे और जनता के बीच में उतर करके, बल्कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हो कहीं ना कहीं, आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे?
आप लोग लोगों के लिए मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए? आप सिर्फ बैठ करके आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए पूरा समय था, लेकिन उस दौर में जब जनता आपसे अपेक्षा कर रही थी, तमाम विधायक रहे होंगे, तमाम सांसद रहे होंगे, तमाम अन्य अन्य पार्टियों में रहे होंगे, आप सब मौन होकर के अपने घरों में बैठे हुए थे। और छोटे छोटे लोग जो बहुत गरीब तबके के लोग भी थे, मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, वो सब आगे बढ़ करके आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और आप लोग जो जिम्मेदार व्यक्ति थे वो अपने घरों में बैठे हुए थे। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की पार्टियों को इस प्रकार के कृत्य करते हुए। वैश्विक महामारी को देखते हुए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया गया देश में, तो वहाँ पर किसी ने कहा कि जो वैक्सीन लग रही है ये बीजेपी की है, वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे और फिर बाद में लगवा लिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मानसिकता जो है उनकी जो है बहुत संकीर्ण मानसिकता है, और मुझे लगता है उनका बौद्धिक स्तर जो है बड़ा गरीब टाइप का है, बहुत छोटा है, बहुत छोटी संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। इन लोगों के कारण, इन जिम्मेदार लोगों के कारण, जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन बनवाएंगे, वो लगाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कहीं ना कहीं आप उन वैज्ञानिकों का, जिन डॉक्टरों ने या वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया, जनहित के लिए बनाया, संपूर्ण दुनिया को एक इतनी बड़ी महामारी से बचाने के लिए, आपने उनका मजाक उड़ाया। दूसरा, आपने जो ये इतना बड़ा, अगर वैक्सीनेशन ठीक से शुरुआती दौर में इन लोगों ने कन्फ्यूज़न पैदा नहीं किया होता तो और भी जानें बच सकती थी। कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो ये दूसरी वेव में लोग इतनी बड़ी संख्या में ख़त्म हुए, उसका कारक जो है, मैं इनको मानता हूं कि अखिलेश यादव जी की वजह से, उनके इस बयान की वजह से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया और बाद में वो उस बीमारी के से ग्रसित हुए, उसमें तमाम लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। उसका कारक मैं मानता हूं अखिलेश यादव जी जैसे नेताओं को, जिन लोगों ने इस प्रकार की भ्रांतियां बनाई और लोगों को वैक्सीन लगाने से मना किया। सर, अंत में चलते चलते हमारे जो जी न्यूज़ के दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आपका चैनल जो है वो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के और समाज के बीच में, जैसे कि जो पत्रकारिता का कार्य होता है कि हम समाज के अंदर जो हो रही खराबियां हैं उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए, जनता के सामने कैसे लाया जाए और उन जिम्मेदार लोगों के सामने कैसे लाया जाए ताकि उस समस्या का निदान हो सके, तो वो आप सब अपनी उस जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अमूल्य है। और मैं आपके चैनल को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आप इसी प्रकार काम करते रहिए और समाज में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी हो तो वो सरकार के सामने, देश के सामने लाते रहिए। कि एक कहावत कही गई है कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, तो आप बेफजूल की कोई निंदा नहीं करते हैं, लेकिन समाज के अंदर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कहीं पर कोई किसी गरीब को, किसी कमज़ोर व्यक्ति को सहयोग नहीं मिल पा रहा है या उस पर अत्याचार हो रहा है, तो उसकी आप आवाज़ बनते हो और देश के सामने लाते हो ताकि पूरे देश का समर्थन उनके साथ में हो, उनके सहयोग के लिए तमाम लोग आगे आएँ। तो ये काम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस महत्वपूर्ण कार्य को आप कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में अभिजात मिश्रा जी, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं गौरव वाजपेयी, जी न्यूज़।